फ्रेंड्स, दिस इज अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। जैसा कि आपको पता, हमारी सीटेट की रेगुलर क्लासेस चल रही है, जिसके अंदर मैं आपको साइंस, मैथ्स, ऑल पेडागोजी कंप्लीट कराने वाला हूं। साइंस हमारी पूरी कंप्लीट है पेपर 2 के लिए। हमारी साइंस पेडागोजी कंप्लीट है पेपर 2 के लिए। हिंदी मैंने पूरी करा दी है, सीडीपी चल रही है, जो आपको पूरी मेरे चैनल में प्लेलिस्ट के फॉर्म पे मिल जाएगी। जल्दी जाके आप उसे चेक कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहे। आने वाली जितनी गवर्नमेंट पोस्ट हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन, जितनी पोस्ट आ रही हैं, जितनी नई वैकेंसीज निकल रही है, आपको बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो सीटेट हो, केवीएस हो, सभी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जितने भी पेपर होते हैं, सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, कैसा पैटर्न होना है, कैसे आने वाले क्वेश्चंस, ऑल डिटेल्स आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। हमारी अभी पेडागोजी क्लास में लेने वाला हूँ आपकी, जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर 7 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो आज आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए ये वीडियो। देखिए, इसमें कहते हैं निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, ये आपका चैप्टर है। इससे सीटेट में विगत वर्षों में 2011 से 2021 तक के प्रश्न पत्रों का अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि इससे प्रत्येक वर्ष 1-2 प्रश्न पूछे जाता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका क्या, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा है। मंदबुद्धि परीक्षा, निदानात्मक परीक्षण, सृजनात्मक परीक्षण या विश्लेषणात्मक परीक्षण। तो इसका आंसर आपका क्या, निदानात्मक परीक्षण जो होता है मंदबुद्धि के स्तर के सुधार हेतु उपयोगी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। अभी मैं आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूँ जो इस साल अभी ऑफलाइन एग्जाम पे आ सकते हैं। फिर इसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर 2011-2021 तक के 22 तक के और ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम कराने वाला हूँ इसी वीडियो में। बस आप कुछ 2-3 क्वेश्चंस देख लीजिए जो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत है। अध्यापक व छात्रों में निकट संबंध, कार्य अनुभव, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, सभी को पता है उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही जरूरी होती है, अध्यापक और छात्र का संबंध भी, कार्य का अनुभव भी, अध्यापक का व्यापक दृष्टिकोण भी। तो ये एकदम इसका सही आंसर होने वाला है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक होता है मंदबुद्धि बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या, उपरोक्त सभी। उपचारात्मक शिक्षक इन तीनों बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे वो बच्चा मंदबुद्धि हो, पिछड़ा हो या प्रतिभाशाली क्यों ना हो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों में कमियों के स्वरूप का निर्धारण करना क्या कहलाता है। उपचार कहलाता है, निदान, त्रुटि या विचार कहलाता है। तो जब अगर हम किसी कठिनाई या कमियों को अलग करते, उसका निर्धारण करते, तो वो उसका निदान करना कहलाता है, किसी भी समस्या का निदान करना। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका आया है क्या, निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ये बताना है। निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है, अध्ययन अध्यापक प्रक्रिया में सुधार लाना, पिछड़े बालकों की पहचान करना, छात्रों की कमियों के आधार पर उनके शैक्षिक निर्देश देना या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या, उपरोक्त सभी। जो निदानात्मक शिक्षण उसका ये तीनों कार्य हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का महत्व होता है क्या, निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर भी क्या है, इसका आंसर भी आपका होना है, ऑब्वियस सी बात है, उपरोक्त सभी, क्योंकि निदानात्मक परीक्षण में ये तीनों चीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट अब आपके विगत वर्षों में जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए थे वो आने वाले हैं, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, यदि दी रैखिक समीकरण 1, 2 तथा 3 रैखिक समीकरण दिए हैं, इसमें शिक्षार्थी 3 को बीजीय रूप से हल नहीं कर पाता है। अगर बच्चा जो है तीसरे समीकरण को बीजीय रूप से हल नहीं कर पाता, शिक्षार्थी जिसे समझ नहीं पाया वह कठिन क्षेत्र क्या हो सकता है। समीकरण 3 दिए, तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि द्वारा 2 समीकरणों को हल करना, समीकरण को ग्राफ विधि द्वारा हल किया जाना चाहिए, 3 में दिए गए समीकरण को उचित संख्या के गुणन कर परिवर्तित करना चाहिए, या 2 समीकरण को हल करने के लिए उनका योग या घटाना किया जाना चाहिए। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें सबसे सही क्या है, इसमें सबसे सही तीसरी वाली विधि है। सबसे पहले तीसरे में दोनों समीकरण में उचित संख्या गुणा करके इसको परिवर्तित, इसको विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, ये होगा सेकेंड और थर्ड में हम लगा सकते हैं। सीटेट जून 2011 में आया हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, घातांकों का कार्य करते हुए शिक्षार्थी नोटबुक में जो कार्य देखा गया है वह इस प्रकार है। वो क्या देख रहा है, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 की पावर, आधार समान तो घातें जुड़ती हैं, ये तो सबको पता है। 6 × 6 की पावर 4 × 6 की पावर, तो आधार समान हो जाएगा, बेस सेम होंगे, 6 से 6 आ जाएगा और 4 8 हो जाएगा, ऊपर ऐड हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट इसका भी हो रहा है। शिक्षार्थी यह समझ नहीं आया कि कैसे किया गया, तो घातांकों का योग और गुणा, समान आधार वाली संख्याओं का गुणन, अलग आधार वाली संख्याओं का गुणन या घातांकों का योग। तो इसका बिल्कुल परफेक्ट, जैसा मैंने भी आपको बताया, क्या अलग अलग आधार वाली संख्याओं का
गुणन किया है उसने। यह सीटेट जून 2011 पे आया हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका गणित पढ़ाने के एक उपागम के रूप में समस्या समाधान के बारे में चर्चा करते हुए शिक्षकों ने 4 विचार बताए। निम्नलिखित में से कौन सा विचार इस उपागम के वास्तविक अर्थ को उचित सिद्ध नहीं करता है? मेरे विचार गणित की पाठ्यपुस्तक के कई प्रश्न समस्या समाधान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। मेरे विचार से समस्या समाधान को सामान्य गणित की कक्षा से जोड़ना बेहतर होता है। मेरे विचार को समस्या समाधान और गणित की तर्कणा में कोई संबंध नहीं है। मेरे विचार समस्या समाधान के प्रश्न वास्तविक जीवन में स्थिति में बनाने चाहिए। तो इसका सही आंसर देखिए, तो इसका सही आंसर है थर्ड वाला। मेरे विचार में समस्या समाधान और गणित तर्कणा में कोई सहसंबंध नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका क्या, जिन विद्यार्थियों को ज्यामिति शब्दावली और उसके अर्थ समझने में कठिनाई होती है उसकी सहायता करने के लिए शिक्षक को ज्यामिति शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थी की परीक्षा लेनी चाहिए, समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, समस्त शब्दावली की परीक्षाओं को रटकर याद करने बल देना चाहिए, अधिक से अधिक गतिविधि का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, ठीक है, जिग 100 पहेली आदि बनाने का हल करना चाहिए। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर 4th नंबर वाला है, जिसमें वर्ग पहेली से सिखाएगा, उससे बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो शिक्षक का काम है बच्चे को सरल माध्यम से उसके दैनिक जीवन के चीज़ों का उपयोग करके उसे सिखाना। ये बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, अंकुर को परीक्षा में रैखिक समीकरण पर आधारित शब्दों में दी गई समस्या में 0 अंक मिलता है। शिक्षक जानता है कि वह रैखिक समीकरणों को सही तरीके से हल कर सकता है। शिक्षक को उसकी रिपोर्ट में टिप्पणी लिखनी चाहिए। क्या टिप्पणी लिखनी चाहिए? सीटेट जनवरी 2012 में आया था। अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरणों को हल करने का कौशल है। अंकुर की एकाग्रता में कमी है जिसकी वजह से परीक्षा में का भय है। अंकुर घर पर ना तो पढ़ाई करता और ना ही अभ्यास करता है। अंकुर को रैखिक समीकरण की संकल्पना पूरी तरह से समझ में नहीं आई है। तो उसकी कॉपी में क्या टिप लिखेगा? वो लिखेगा क्या, अंकुर को प्रश्न की भाषा समझने में कठिनाई होती है लेकिन उसके पास समीकरण को हल करने का कौशल है। मतलब उसकी कमियों के साथ उसकी तारीफ भी करना है। अगर आप उसकी कमियों को ही सिर्फ देखेंगी तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, इसलिए कमियों के साथ उसकी तारीफ को भी ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पे क्या हो, समीकरणों को हल करने का कौशल है उसके अंदर, हम उसको प्रोत्साहित भी कर रहे हैं कि हल है तुम्हारे अंदर, उसको हल करने का कौशल है, और साथ में क्या बोल रहे हैं कि उसकी भाषा समझने में उसको कठिनाई भी हो रही है। ये एकदम सही आंसर है। एक वर्ग किस प्रकार एक समांतर चतुर्भुज है, स्पष्ट करना है। विद्यार्थी को उपरोक्त प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए कहा गया। शिक्षा का उद्देश्य है विद्यार्थी को मुक्त अंत वाले प्रश्नों से परिचय कराना, विद्यार्थियों में लेखन कौशल को सुधार करना, विद्यार्थी को चिंतन और मनन का अवसर देना, कक्षा में अधिक अंतःक्रिया जिसको कहते हैं सह मार्ग बनाना। तो अगर इसका सही आंसर देगा, इसका सही आंसर क्या है? विद्यार्थी को चिंतन और मनन का अवसर देना, जिससे वो चिंतन और मनन करेगा तो ज़्यादा अच्छे से। गणित की कक्षा में तो यही होता है, जितना ज़्यादा वो थिंकिंग उसकी ज़्यादा बेस्ट होगी उतना ज़्यादा वो अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सीटेट जुलाई 2013 में आया हुआ था। देखिए क्या है, श्री शर्मा ने घातांकों पर शिक्षार्थी को कार्य दिया। एक उत्तर पत्रक इस प्रकार था, 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 बराबर 2 की पावर। देखिए अभी अब कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इंटू होता जा रहा है। और ठीक है, यहाँ पे सी किसके लिए है? डिवीज़न है। डी भी क्या है? डिवीज़न है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, और ई भी डिवीज़न है। ठीक है, तो इस उत्तर के आधार पर श्री शर्मा निम्नलिखित टिप्पणी दे सकते हैं। बच्चा घातांक के नियम समझ गया और भली प्रकार से उसका अनुप्रयोग कर सकता है। बच्चे घातांक के नियम समझ गया लेकिन उसने लेखन त्रुटियाँ की हैं। बच्चा घातांकों के नियम समझ गया लेकिन उसने 2 संख्याओं के भाग वाले सवालों का अभ्यास नहीं किया है। जहाँ आधार समान होते हैं, बच्चा उन केसों में घातांकों के नियमों को समझ लिया लेकिन जहाँ आधार अलग होते हैं केस में संकल्पना को समझ नहीं पा रहा है। तो इसका अगर हम सही आंसर देखें, इसका सही आंसर कौन सा? इसका सही आंसर बिल्कुल 4th नंबर वाला सही है। वो ये तो समझ रहे कि आधार समान तो घातें जुड़ती है, लेकिन अगर संख्या चेंज हो रही तो उसको ये नहीं पता कि नीचे डिवाइड भी करना है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका है, कक्षा 7वीं का एक बच्चा इस प्रकार आयत को परिभाषित करता है। आयत चतुर्भुज है जिसके विपरीत पृष्ठ समांतर और समान होते हैं। परिभाषा यह बताती है कि बच्चा आकृति को पहचान नहीं सकता, आकृति की सही विशेषता को नहीं जानता, आकृति की विशेषताओं को जानता है लेकिन परिभाषा में कुछ विशेषताओं की आवृत्ति करता है, कुछ विशेषता जानता है लेकिन परिभाषा पूरा करने में महत्वपूर्ण बातें छोड़ देता है। तो अगर इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर 4th नंबर वाला है। वो कुछ विशेषताएं जानता है लेकिन परिभाषा पूर्ण करने में महत्वपूर्ण बातों को छोड़ देता है। सीटेट जुलाई 2013। हमेशा आपको बच्चे के बारे में सोचना है, उसे किस प्रकार सरलता समझाता है ये सोचना। आप ये माइंड में रखते हो तो आप हमेशा पेडागोजी क्वेश्चन कभी गलत कर ही नहीं सकते, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के हों। नेक्स्ट, एक शिक्षक ने कक्षा में नीचे दिए गए विषय पर वाद विवाद का आयोजन किया। 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रश्न
प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। शिक्षिका बच्चों में तार्किक शक्ति विकास करने के लिए अपनी गणित कक्षा में जीवन कौशल की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है। बच्चों को समस्याओं को हल करने कुशलता की ओर प्रवृत्त कर रही है। अपनी कक्षा को अधिक अभिव्यक्तिशील और विचारशील बना रही है। अपना समय व्यतीत कर रही है क्योंकि छात्र की मन स्थिति पढ़ने का नहीं है। तो ये 4th नंबर वाला तो बिल्कुल गलत ही है, ये टाइम पास करने वाला ये तो होता ही नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर क्या है देखिए, लेकिन बोल क्या रहा है, 0 अत्यंत सार्थक अंक है। उसने प्रत्येक बच्चे को उक्त विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो शिक्षिका बच्चों में जो है वो तार्किक विकास करने के लिए अपनी गणित की कक्षा में कौशल विकास की कक्षा की भांति उपयोग कर रही है। ये एकदम सही आंसर है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विषय 4 घातांकों का उपयोग छोटी संख्या को मानक रूप से व्यक्त करने में करना के अंतर्गत नीचे दिए गए कथनों का उल्लेख किया गया है। प्रकाश की चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई दी है मीटर में। कंप्यूटर चिप लगे तार का व्यास दिया है 0.मीटर में। पादप कोशिका का साइज 0 मीटर में है। उपरोक्त उदाहरणों का उपयोग करके उल्लेखनीय संख्या को मानक रूप से व्यक्त करने के लिए किया गया है। ऐसे उदाहरणों का उपयोग कक्षा में उन छात्रों को जो विज्ञान में अधिक रुचि लेते हैं इनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास है। शिक्षक द्वारा कक्षा में तीव्र बुद्धि वाले बच्चों की पहचान करने में सहायता करता है। संख्या को परिशुद्ध पहलू को दर्शाता है। अंतर विषयक उपागम को प्रतिबल करता है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या? अंतर विषयक उपागम को प्रतिबंध करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का कोई छात्र लिखता है 10 सेंटीमीटर बटे 12 सेंटीमीटर बराबर 5 बटे 6 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर बटे 15 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। यह छात्र भिन्न और लघुत्तम पद में सही ढंग से बदल सकता है और सही मात्रा लिख सकता है। मात्रक का ज्ञान रखता है एवं मात्रक के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना में परिचय है, परंतु यह भूल जाता है कि अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। अनुपात के साथ मात्रक लिखने में सदैव लेखन संबंधी त्रुटि करता है। मात्रकों और उनके रूपांतरणों का अच्छा ज्ञान रखता है। तो अगर हम इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर है कौन सा? सेकंड वाला, मात्रक का ज्ञान रखता है एवं मात्रक के रूपांतरण और भिन्नों की संकल्पना से परिचित है, किंतु भूल जाता है कि अनुपात में कोई मात्रक नहीं होता। ये सीटेट फरवरी 2014 में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आता है आपका एक शिक्षार्थी किसी विशेष आधार पर छांटने के पैटर्न को पहचानने में संख्या और आकृति को नई परिस्थितियों में जानना, समय बताना और मापन की परेशानी दर्शाता है। उसको निम्न में से किस समस्या के साथ डिसलेक्सिया हो सकता है? भाषा प्रयोग, दृश्य स्मरण, दृश्य गत्यात्मक जिसको कहते हैं मोटर संबंध या दृश्य स्थानिक कौशल। यह था सीटेट फरवरी 2015 की बात है जब आया था। तो इसका आंसर क्या है? दृश्य स्थानिक कौशल, एकदम सही आंसर। नेक्स्ट आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आंकड़ों का केवल संगठन, आंकड़ों को एकत्र करने की तकनीक, आंकड़ों का संगठन और प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का केवल प्रस्तुतिकरण। तो इसका सही आंसर है आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुतिकरण। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सिद्ध कीजिए कि ऐसी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है जिसका वर्ग 2 है। इस प्रकार की उत्पत्ति है विरोध द्वारा उत्पत्ति, प्रत्यु उदाहरण द्वारा उत्पत्ति, प्रतिस्थिति द्वारा या प्रत्यक्ष उत्पत्ति। सीटेट फरवरी 2016 में था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आ भी सकता है। इसका आंसर क्या है? प्रत्यु उदाहरण द्वारा उत्पत्ति। नेक्स्ट आपका निम्न कथन पर विचार करना है। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं तो चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा। सीटेट फरवरी 2016 में आया था। अभी ग्रहित कथन है, साध्य कथन है, परिभाषा है या प्रमेय है? तो नॉर्मल सी बात है भाई, ये तो सबको ही पता होगा। ये एक प्रमेय है, हमने सिद्ध भी किया है और बच्चों को कराया भी है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण और आंकड़ों के निरूपण के लिए उपयुक्त नहीं है? सर्वेक्षण, वाद विवाद, समाचार रिपोर्ट या परियोजना। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वाद विवाद। सीटेट फरवरी 2016 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। सीटेट दिसंबर 2018 में माता पिता को प्रतिक्रिया देना, प्रगति रिपोर्ट करना, अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना या बच्चों को समझ में अंतर जानना। तो इसका सही आंसर फोर्थ वाला है, बच्चों की समझ में अंतर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उपचारात्मक शिक्षण सहायक होता है। सीटेट दिसंबर 2018 में पाठ की पुनरावृत्ति के लिए, खेल मार्ग विधि और शिक्षण के लिए, कमजोर छात्रों की सीखने कठिनाइयों के लिए, पूरी कक्षा को पढ़ाने के लिए। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये होता है कमजोर छात्रों को सीखने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया हुआ है क्या? एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है। सीटेट जुलाई 2019 में आया था।
विकल्प विधि के समांतर प्रत्यय को समझना, संख्याओं को स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, अन्य भाषाओं को शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, या छात्रों को शाब्दिक समस्या का अर्थ भाषा में समझने के लिए। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका पहले नंबर का, क्या, वैकल्पिक विधि से समानता प्रत्यय को समझना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप गणित में समस्या समाधान को अधिगमकर्ता में प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक की सहायता करेगा? सीटेट जनवरी 2021 में अंतः कक्षा पहेली या प्रश्नोत्तर का संचालन करना, प्रश्नों को हल करना और हल को वापस जांचना, गणित मेल का आयोजन करना, या पढ़ाने के लिए गणित मॉडलों का उपयोग करना। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर पहला वाला है, अंतः क्रिया पहेली का संचालन करना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक शिक्षक गणित शिक्षण के दौरान यह देखती है कि 7वीं कक्षा विद्यार्थी को बीज गणित समझने में कठिनाई रहती है। शिक्षक एक विशेष विधि द्वारा गणित पढ़ाने का प्रयोग करती है और इस प्रयोग में प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षा में उपयोग करती है। उदाहरण है त्रुटि विश्लेषण का प्रयोग विधि का, क्रियात्मक का, या आगमनात्मक विधि का। इसका सही आंसर क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का। सीटेट जनवरी 2021